बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। पाकिस्तान तारीख के दिलचस्प मोड़ से गुजरा है। आज एक बार फिर हम वही खड़े हैं जहां 3 साल पहले खड़े थे। आज फिर से चीन रियासत की तरजीहात में शामिल है। आज भी सऊदी अरब हमसे नाराज है और 3 साल पहले भी नाराज था। आज पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात में कशीदगी की फजा पाई जाती है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के दौरा सऊदी अरब के बाद ये तवक्को की जा रही है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात में बेहतरी आएगी, लेकिन क्या ये ताल्लुकात वही होंगे जो पाकिस्तान और सऊदी अरब के कुछ अरसा पहले थे? तो कहने वाले ये कहते हैं कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात अब भी बदतरीन सतह पर पहुंच चुके हैं। ताल्लुकात वो नहीं जो शाह सुलेमान के दौरे पाकिस्तान के वक्त थे, जिनकी गाड़ी तक खान साहब को ड्राइव करने का शर्फ हासिल हुआ। तो रियासत ने एक बार फिर अपना वजन चीन के पलड़े में डाल दिया है। 3 साल पहले नवाज शरीफ ने यह वजन चीन के पलड़े में डाल रखा था, तो उस वक्त पाकिस्तान के अंदर और बाहर उनकी जबरदस्त मुखालफत की जाती थी और यह कहा जाता था कि पाकिस्तान चाइना की कॉलोनी बनने जा रहा है। बड़ी जबरदस्त मुखालफत होती थी और इंडिया पाकिस्तान के अंदर इस तरह की कार्रवाइयों में मुलव्वस था कि किसी तरह पाकिस्तान के अंदर चाइना इन्वेस्टमेंट ना कर सके। साबिक वज़ीर नवाज शरीफ की इक़्तिदार से रुखसती का सबब भी सी पैक को करार दिया जाता रहा है। सी पैक को खित्ते के लिए गेम चेंजर करार दिया जाता रहा है। तो पाकिस्तान ने सी पैक के लिए बहुत ही मुश्किल वक्त देखा, जिसकी वजह से सऊदी अरब, अमेरिका और यूएई हमसे नाराज हो गए थे। तो खान साहब ने इक़्तिदार में आने के बाद नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस कराई और चीन से ज्यादा सऊदी अरब और यूएई से ताल्लुकात बेहतर बनाने की पॉलिसी अपनाई। रियासत ने अपना सारा वजन अरब ममालिक के पलड़े में डाल दिया। चीन के साथ मुआहदों पर नजरे सानी की बात करके और IMF को चीन के साथ किए जाने वाले मुआहदों और कर्जों की तफसीलात देने के बाद ये वाज़िया कर दिया गया कि पाकिस्तान की तरजीहात में चीन उस तरह शामिल नहीं रहा। सऊदी अरब पाकिस्तान की तरजीहात में प्रायोरिटी पे आ गया था। तो अरब ममालिक ने पाकिस्तान पर नवाजाशात की बारिश कर दी। यानी जो पॉलिसी साबिका दौर हुकूमत के आखिरी 2-3 सालों में रही और जो पॉलिसी इमरान खान साहब ने आने के बाद अपनाई, उसमें बहुत बड़ा फर्क था। अरब ममालिक ने पाकिस्तान पर डॉलरों की बारिश कर दी। अरबों डॉलर उधार दिए गए जो बैंकों में अमानतें रखवाए गए। 3 साल के लिए पाकिस्तान को उधार तेल दिया गया, तो पाकिस्तान के लिए जो डॉलर की जरूरत थी उसमें कमी आई। तो हुक्मरान जमात ने नवाज शरीफ की पॉलिसियों को गलत साबित करने के लिए न सिर्फ उनकी पॉलिसियों की मुखालफत की, बल्कि उसके बरक्स काम किए, उसके बरक्स इकदाम किए। रुपए की कदर को गिराया गया और ये गिराना हुकूमत की बहुत बड़ी गलती थी। इससे महंगाई का तूफान बरपा हुआ, टैक्सों में इजाफा हुआ, बिजली और गैस की कीमतों में बेपनाह इजाफा किया गया। यानी हर वो काम जो साबिका हुकूमत कर रही थी उसे गलत साबित करने के लिए किया गया। कहा गया जी डॉलर को, इसलिए डॉलर को मसनूई तौर पर खड़ा किया गया है और उसकी वजह से पाकिस्तान की एक्सपोर्ट नहीं हो रही, तो डॉलर गिरा दिया गया, लेकिन इसके बावजूद एक्सपोर्ट ना हो सकी। आज 2 साल बाद हुकूमत, रियासती इदारे, सबको इस बात का एहसास हो गया कि 3-4 साल के लिए हुकूमत जिन पॉलिसियों को लेकर चल रही थी, ये 3-4 साल कबल वो पॉलिसियां ठीक थी। अगर आज हम बात करें साबिका हुकूमत के हवाले से, तो लोग समझते हैं कि हम नवाज शरीफ की वकालत कर रहे हैं, लेकिन क्या आज रियासत उस तरफ नहीं जा रही जहां पर नवाज शरीफ उसको ले जा रहे थे? उस वक्त भी नवाज शरीफ ने अपना वजन चीन के पलड़े में डाल रखा था। आज फिर चीन हमारी प्रायोरिटी में शामिल है और आज तो हमारे वजीर आजम खुद ये बात फरमा रहे हैं। पाकिस्तान का जो फ्यूचर है वो चाइना के साथ है। हमें क्लियर हो जाना चाहिए, हमें वाज़ेह हो जाना चाहिए कि ये जो मुल्क ने तरक्की करनी है, हमारी डेवलपमेंट है, वो चाइना के साथ अब जुड़ी हुई है। और हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि वो एक हमारा ऐसा दोस्त है जो हमारे हर अच्छे बुरे वक्त में पॉलिटिकली खड़ा रहा। और हमारे दोस्त इस तरह पॉलिटिकली नहीं खड़े रहे जिस तरह चाइना खड़ा रहा। हर जगह पे चाइना ने हमें डिफेंड किया पॉलिटिकली। और हमारी खुशकिस्मती है कि वो इस वक्त सबसे तेज़ी से दुनिया में बढ़ती हुई इकॉनमी है और मुझे नहीं नज़र आ रहा कि कोई भी दुनिया में मुल्क उसका मुकाबला करेगा आगे। और हम तो इसलिए हमें
जो हमारे टाइज हैं वो हम और मजबूत कर रहे हैं चाइना के साथ, और अपनी लिंकेजेस मजबूत कर रहे हैं। सीपैक एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। चाइना को भी पाकिस्तान की बड़ी ज़रूरत है, पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन है और चाइना को भी इस चीज़ की अहमियत का पता है, और हमारी जितनी भी लिंकेजेस बढ़ती जाएंगी हमारा आगे फ़ायदा है। हमारी ये बदकिस्मती है कि हिंदुस्तान को मगरबी ममालिक इस्तेमाल कर रहे हैं चाइना को कंटेन करने के लिए, इसलिए उसको मजबूत करते रहेंगे और मुझे नहीं लगता कि इनकी ये पॉलिसी आगे चेंज होगी। तो अगर यही होना है तो हमारा तो फिर नेचुरली और ज़्यादा हम खान साहब और उनकी हुकूमत पर जब से वो इक़्तिदार में आए हैं यू टर्न लेने का इल्ज़ाम है, और जितने यू टर्न अब तक हुकूमत ने लिए वो नेगेटिव गए, लेकिन ये पहला यू टर्न है जिसके बारे में कहा जा सकता है कि पाकिस्तान वापस उस तरफ लौट आया है जहां मामला रुक गए थे। बादी नजर में पाकिस्तान और सऊदी अरब के तल्लुकात में खराबी वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के कश्मीर के हवाले से मुस्लिम ममालिक का अलग इजलास बुलाने के बयान से पैदा हुई, लेकिन इससे बहुत पहले ही मई में सऊदी अरब ने पाकिस्तान को उधार तेल देना बंद कर दिया था। ना सिर्फ तेल देना बंद किया बल्कि अपनी रकम भी वापस मांग ली थी, जिससे यह साबित होता है कि सऊदी अरब से तल्लुकात की खराबी की वजह शाह महमूद कुरैशी का बयान नहीं है, बल्कि मामला उस वक्त शुरू हुआ जब सी पैक पर दोबारा इन्वेस्टमेंट का अमल शुरू हुआ है। अब सी पैक पर कुछ ना कुछ पाकिस्तान कर रहा है और चाइना भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अमेरिका की वजह से सऊदी अरब का रुझान इस दिहाई के अवाइल में ही भारत की तरफ था, लेकिन पाकिस्तान ने कुछ अरसा कबल अपनी एक्टिविटी को थोड़ा सा रोक के चाइना के हवाले से सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात बेहतर किए और भारत को आइसोलेट किया। अब नई सूरत हाल यानी अब खित्ते में एक सूरत हाल में बहुत बड़ी तब्दीली इसराइल को तस्लीम करने की वजह से पेश आई है। तो अरब ममालिक का इसराइल को तस्लीम करना एक बहुत बड़ा चेंज है। मुत्तहिदा अरब इमारात और मिस्र इससे पहले इसराइल को तस्लीम कर चुके हैं, अब उसके बाद उर्दन और बहरीन भी उसको तस्लीम करने जा रहे हैं। तो पाकिस्तान के लिए ये इंतहाई मुश्किल है कि वो अरब ममालिक के कहने सुनने पर या उनके लिए इसराइल को तस्लीम करे, क्योंकि पाकिस्तान में जो अवामी रद्द-ए-अमल है उसका शदीद खतरा है। पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है, हुकूमत बादशाह रिस्क ले सकती है, लेकिन सिविल हुकूमतें ये रिस्क ले नहीं सकती और ना ही मौजूदा हुकूमत ये रिस्क लेने को तैयार है। पाकिस्तान सऊदी अरब से कशीदगी नहीं चाहता, लेकिन ये बात कहीं ना कहीं तस्लीम कर ली गई है कि चीन के बगैर हमारा गुजारा मुश्किल है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के तल्लुकात चलेंगे मगर दोस्ती और इख्तिलाफात के साथ। बाकी वज़ीर फवाद चौधरी गुफ्तगू कर रहे हैं कैपिटल टॉक में हामिद मीर के साथ, देखते हैं क्या फरमाते हैं फवाद चौधरी। ट्रिलियन में किया, और जो पीपल्स पार्टी और नून लीग ने इस 6 ट्रिलियन को उठा करके जब 25 के ऊपर बनाया तो हमें ये बताएं कि इन्होंने क्या किया। ये कहते हैं हमने बिजली बना दी, चने बिजली बना दी, क्या ये काफी है एक्सप्लेनेशन? आंसर इज नो। दूसरी बात, ये जो अब कह रहे हैं कि ये कर्जा 25 से चला गया है 31 के ऊपर, तो जब डॉलर जो था जी 25 से 35 के ऊपर चला गया रहता है तो वो क्यों गया है? इसलिए कि 35% डॉलर डिप्रिसिएशन हुई है। अगर आप 100 रुपया जब कर्जे के ऊपर कर्जा था और अब आप उसको जो है वो 170 के ऊपर जब आप जाएगा तो जाहिर है कि वो डिप्रिसिएशन होगी। इन रियल टर्म्स वो कर्जा नहीं बढ़ा है, वो सिर्फ जो है वो डिप्रिसिएशन का कर्जा है और कोई वजह नहीं। पहली बार जो पाकिस्तान का अगर आप देखें तो 2 सालों में पहली बार जो रियल डेफिसिट है पाकिस्तान का, उसमें हमारा खत्म हो गया है। पहली बार हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट था वो $20 बिलियन से वो $3 बिलियन के ऊपर आ गया है। कोविड के बाद जहां पूरी दुनिया की एक्सपोर्ट्स गिरी हैं, पाकिस्तान इज प्रोबेबली द अमंग दोज वेरी फ्यू कंट्रीज जहां पे एक्सपोर्ट्स जो है वो 6% के ऊपर गई हैं, 6% से ऊपर गई हैं। लिहाजा ये जो ओवरऑल इकोनॉमी का एक जो सबसे बड़ा इस हुकूमत का मैं समझता हूँ कि जो इमरान खान का जो बुनियादी विजन रहा, जो बड़ा कामयाब है, इन्होंने क्या किया? इन्होंने आके ये किया कि हर चीज आप अपने कमरे में देखिए इस वक्त, हर चीज आपको पता चलेगा कि आपकी बाहर आप कैमरा उठा के देख लें, आप छत देख लें, आप लकड़ी इवन जो लगी हुई है वो आप देख लें, दरवाजे देख लें, हर चीज आपकी बाहर से आई हुई है। इन्होंने एक इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी जो है वो पाकिस्तान रिलेटेड इश्यूज का। सो हम क्या कर रहे हैं कि हम इकोनॉमी को शिफ्ट कर रहे हैं सर्विस इकोनॉमी से मैन्युफैक्चरिंग की तरफ लाने की कोशिश कर रहे हैं। नवाज शरीफ जब इख्तिदार में आए थे तो उससे पहले हमने 10-15 साल दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी थी। मुशर्रफ का दौर हुकूमत, उसके बाद पीपल्स पार्टी का दौर हुकूमत,
इन दोनों हुकूमतों को दहशतगर्दी के संगीन मसाइल का सामना रहा। रोजाना खुदकुश हमले, ड्रोन हमले, दहशतगर्दों की कार्रवाइयां, इन सब ने मिलकर पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क कर रखा था। ऊपर से लोड शेडिंग काबू से बाहर हो चुकी थी, तो मैन्युफैक्चरिंग हो नहीं रही थी, फैक्ट्रियां सनतें चल नहीं रही थी। तो नवाज शरीफ ने अपने दौरा हुकूमत में जो 3-4 बड़े काम किए, उनमें से पहला लोड शेडिंग का खात्मा और दूसरा दहशतगर्दी का खात्मा था। और जब वो हुकूमत इस काबिल हुई कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग पर काम करती, तो उनकी हुकूमत रुखसत कर दी गई। नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में तरक्याती काम, खुसूसन सी पैक पर काम होने की वजह से इंपोर्ट्स में इजाफा हुआ, तजारती खसारा बढ़ गया। लेकिन ये सब कुछ हालात के ऐन मुताबिक था। तो ये दुरुस्त है कि नवाज शरीफ दौर में इंपोर्ट ज्यादा थी। अब सी पैक का बुनियादी मकसद पाकिस्तान में लोकल इंडस्ट्री का फरोग था, लोकल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ना थी। आज हालात बिल्कुल उसके मुताबिक है। मौजूदा हुकूमत के पास ये सहूलत मौजूद है कि वो बिजली की फरावानी उसका फायदा उठाती, सनती शोबों को सहूलियात देती, मैन्युफैक्चरिंग की हौसला अफजाई करती, इन्वेस्टर को राग़ब करती, मुकामी मसनूआत की पैदावार बढ़ाती। लेकिन 2 साल में इस पर तवज्जो नहीं दी गई। तो हकीकत यह है कि चीज़ों को हालात वाक़यात के तनाज़र में हम देखते ही नहीं हैं। मुशर्रफ दौर में क्या हालात थे, उससे पहले जनरल ज़िया के दौर में क्या हालात थे, और आज क्या हालात हैं। तो आज जो हालात हैं वो किसी भी पॉलिटिकल जमात के लिए बिल्कुल आइडियल है। जब इदारे हुकूमत एक पेज पर है, हुकूमत का कोई बहरान नहीं, तो आज तो तरक्याती काम होने चाहिए। आज बिजली मौजूद है, माहौल पुरअमन है, लेकिन इसके बावजूद हम कुछ नहीं कर पा रहे, तो कसूर किसका है। यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी हम मौज़ूआत आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं इफ्तिखार काज़िम। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है हसन निसार, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है, गुफ्तगू कर रहे हैं। देखते हैं कि वो क्या फरमाते हैं हुकूमत की 2 साल कारकर्दगी के ऊपर। वॉच दिस। मुझे रास्ते में खबर मिली कि ये रास्ता कोई और है। अच्छा, आपने शुरू में कहा मुझे नहीं पता था कि इस तरह इस्तकबाल हुआ है तालियां में जाके। तो जब आप ये बता रहे थे तो मेरे दिमाग में ये बात आई कि भाई डेस्क ठीक है ना। तो मैं उस वक्त में सोच रहा था कि डेस्क भी उनके, हाथ भी उनके, तालियां भी उनकी, वज़ीर आज़म भी उनका, बजाते रहे। असल बात ये है अवाम क्या बजा रहे हैं पिछले 2 साल से। ठीक है, इसको मैं थोड़ा और भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ, वो थोड़ा नामुनासिब हो जाएगा। अच्छा, दूसरी तरफ ये है कि भाई जैसी हालत में ये मुल्क उनको मिला, लेट्स बी फेयर, ये कांटों की सेज थी, ये फूलों की सेज नहीं थी, कांटों का ताज, कांटों की सेज थी, इसमें कोई शक है नहीं। फैक्ट शीट सामने रख लें, आपको पता लग जाएगा। अच्छा, फिर नैले पे दला ये हुआ, वो तो जो कर गए थे ये कुछ किए बगैर आ गए, वो तो बहुत कुछ कर गए, ये तैयारी के बगैर आ गए। सो अगर मुनासिब तैयारी होती तो फोकस्ड आदमी है, मेहनती आदमी है और ठीक है मामला, तो डेफिनेटली बेहतर क्योंकि हमारा जो प्रीवियस रिकॉर्ड है वो सामने है। वो खुद तोपें शोपें नहीं चली, ये पीलियां टैक्सियां ते पता नहीं कर्ज उतारो, मुल्क संवारो। देखिए, हाँ सब तो कहते हैं कि वो 22 साल जद्दोजहद करके इक़्तिदार में आए, यानी उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए 22 साल इंतजार किया। तो क्या 22 साल में उन्होंने इस बात की कोई तैयारी नहीं की होगी कि जब वो हुकूमत में आएंगे तो इस हुकूमत को कामयाब कैसे बनाएंगे। तो जो लोग 22 साल में प्लानिंग नहीं कर सके, मसाइल के हल तलाश नहीं कर सके, उनको ये कहकर बेल आउट करना या उन्हें ग्रेस मार्क्स देना कि उनकी तैयारी नहीं थी, ये सरासर बददियानती है। तो मेरे अपने तज़किये के मुताबिक हाँ साहब पूरी तैयारी के साथ इक़्तिदार में आए थे, बड़ी तैयारी की हुई थी। कुछ प्लान उनके अपने थे, कुछ प्लान उनको लाने वालों ने बना रखे थे।
अब ये अलग बात है कि वो प्लान फेल हो गए या वो प्लान उस सोच के साथ नहीं बनाए गए थे कि जो कामयाब होते। तो मसला तैयारी का नहीं है, मसला काबिलियत का है। सवाल पहले दिन से काबिलियत का है, उसका नुमाया फुकदान है। तो हुकूमत को ठोस मनसूबाबंदी की बजाय ख्याली प्रोग्रामों से चलाया जा रहा है और यह सबसे बड़ी खामी है। यानी अगर पर्चा देते वक्त आप सारे सफ़े काले कर दें और पूरा जो इम्तहानी कापी होती है वो भर दें, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि जवाब आप ठीक दे रहे हैं। पता उस वक्त चलता है जब रिजल्ट आता है, तो रिजल्ट तसल्ली बख्श नहीं है। अब वो लोग जो ये भी मानते हैं कि पिछली हुकूमतें कुछ काम तो कर गई हैं और ये हुकूमत तो वो काम भी नहीं कर सकी जो पिछली हुकूमतें छोड़ गई थी। यानी चलती चलाती दुकान किसी के हवाले की गई हो और वो दुकान चला ही ना पा रहा हो और ये कहे जी कि चूंकि दुकान चलाने की तैयारी नहीं, तो फिर गुजारिश ये है कि अगर दुकान चलाना ही नहीं आती थी तो फिर संभालने के लिए क्यों मरे जा रहे थे। और अब कुछ बात करते हैं हुकूमत की कारकर्दगी और करप्शन के हवाले से मामलात को किस तरह देख रहे हैं हमारे दोस्त। उनके पास करप्शन के हवाले से कुछ खबरें हैं, देखते हैं क्या फरमाते हैं हमारे दोस्त। अगर आप ये समझें कि जनाब बिल्कुल यहाँ अगर आप मुझे बात कर लेने दें ना, आपने अपना सवाल कर लिया ना। हाँ, अगर तो आप ये कहें कि वज़ीर आज़म की सतह की कोई करप्शन नहीं है तो 100% ठीक है। अगर वो ये कह रहे हैं कि नीचे 3 गुना बढ़ गई है तो मेरा ख्याल है आई विल वुड रादर एग्री विद इट। आप कह रहे हैं कि नीचे करप्शन बढ़ गई है 3 गुना पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज के दौर से। जी जी 3 गुना। और ये कोई अच्छी बात नहीं है। वज़ीर आज़म को इन चीज़ों का ये बड़ा सख्ती से सिर्फ बयानात और तकरीरों से काम नहीं होगा, ये जो सब ये डंडा फेरना पड़ रहा है। तो सब 3 गुना कैसे बढ़ा रहे हैं आप बताएंगे? हम तो मैदान की बात कर रहे हैं, ग्राउंड पर आम आदमी के हवाले से नहीं। आम आदमी के हवाले से मैं पूछ रहा हूँ 3 गुना आप कैसे बढ़ा रहे हैं? वैसे यार जो 5000 लोग कहते हम काम कराते हैं आज 20,000 है, जो 20,000 है 50,000 है, वो जो 1 लाख का है वो 1 करोड़ का, इस तरह हुआ है। अच्छा। कोई पूछने वाला नहीं, माफ करना, और ना कोई खौफ है। ये मैं पहले भी बातें करता हूँ कि आपको आज कोई अचंबा क्यों हो रहा है। तो ये सबसे ज्यादा किधर हो रही है? ये आप मुझे बताएं। नहीं, ये आपने कहा है ना 3 गुना ज्यादा, तो सबसे ज्यादा किधर हो रही है? पंजाब में है, मरकज में है, बलूचिस्तान में है, नहीं, पंजाब में करप्शन नहीं। पंजाब में सवाल ही पैदा नहीं होता। सही। करप्शन 3 गुना बढ़ गई है, लेकिन खान साहब ईमानदार है। रिश्वत के रेट डबल हो गए हैं, लेकिन खान साहब ईमानदार है। चीनी की कीमत कम होने की बजाय बढ़ती जा रही है, लेकिन वज़ीर आज़म ईमानदार हैं, उनकी नेक नीति पर कोई शक नहीं। तो फिर यह सवाल तो बनता है कि चोर कौन है, बेईमान कौन है? क्या वो लोग चोर हैं जो महंगी चीनी खरीद रहे हैं? क्या अवाम चोर और बेईमान हैं जिन्हें लूटा भी जा रहा है और जिनकी मोहब्बत का दम भी भरा जा रहा है? अब हुकूमत का हमायती मीडिया खुद इस बात का एतराफ़ करने पर मजबूर है कि खराबियां पहले से ज़्यादा बढ़ गई हैं और कई गुना बढ़ गई हैं, और वज़ीर आज़म उसका नोटिस नहीं लेते। जबकि वज़ीर आज़म का प्रॉब्लम यह है, वो क्या करें? वो जिस चीज़ का नोटिस लेते हैं वो आपे से बाहर हो जाती है। चीनी का नोटिस लेते हैं, चीनी महंगी हो जाती है। पेट्रोल की किल्लत का नोटिस लेते हैं तो पेट्रोल मार्केट से बिल्कुल ही गायब हो जाता है। आटे का नोटिस लेते हैं तो नान और रोटी महंगी हो जाती है। तो बहुत से लोग ये कहते हैं कि शायद उनकी नातजर्बाकारी है या उनको इल्म नहीं होता। तो खान साहब का प्रॉब्लम ये है कि वो नोटिस ले तो करप्शन 3 गुना बढ़ जाती है। तो दोस्तों को ये चाहिए कि वो कम से कम खान साहब को ये करप्शन खत्म करने का तरीका ही बता दें। ये रोज जो हामियां निकाली जाती है तो उन हामियों का हल भी खान साहब को दे दिया करें। और वफाकी वजीर फैसल वाडा गुफ्तगू कर रहे हैं पावर प्ले में 2 साला कारकर्दगी में एहतसाब और करप्शन खात्मा भी शामिल था। क्या हुकूमत उस पर पूरा उतरी है? फैसल वाडा। तेरे 2 साल कौन सा एनआरओ हमने किससे मांगा? आखिर वो 34 शिफ्ट के जरिए एहतसाब बिल के सब पाकिस्तान के सामने आ गया कि उनको क्या एनआरओ चाहिए। लेकिन हम तो सिर्फ ये, इमरान खान तो सिर्फ ये कर सकता है ना, इदारों को आजाद छोड़ दें कि भाई आप आजाद हैं, जिसके ऊपर काम करना चाहते हैं आप करें। तो उसकी वजह से जरा सा एक हमें ये जरूर लगा है कि हमारा जो सपोर्टर है वो कहता है जी कि
चोर तो अभी भी उनको सजाएं नहीं हुई है। जी मिनिस्टर साहब, एहतसाब फ्लैगशिप प्रोग्राम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और मिनिस्टर साहब ने बड़ा सही आइडेंटिफाई किया, लेकिन उस पर खातिर खा उस पर भी डिलीवर नहीं कर सके बकौल मिनिस्टर साहब। आप एग्री कर रहे हैं? देखिए अरशद साहब, मैं इस हद तक तो बिल्कुल एग्री करूंगा कि जो नैरेटिव था तहरीक इंसाफ का, उसके अंदर जो 34 नैब की चीज़ें एक्सपोज हो गई अपोजिशन के बाद, इसमें दो चीज़ें मैं आपको सिर्फ दो ही चीज़ें बताया था। इसमें ये कहा है कि जी पब्लिक ऑफिस होल्डर के वालिद साहब का ये मुल्क है कि आप 99 करोड़ 99 लाख अगर चोरी करें, 100 करोड़ रुपए की चोरी करें, तो आपसे सवाल नहीं है। क्यों नहीं होगा भाई? और अगर आपसे सवाल होगा तो अभी आपके स्क्रीन ने दिखाया है 2-3 दिन पहले मरियम नवाज जो है वो पत्थर लेके आ गई, उन्होंने पत्थर बरसा दिए क्योंकि आपने सवाल किया कि अगर आपने चोरी की या नहीं की। अभी ये साबित नहीं हो रहा, अभी तो बुलाया सिर्फ आपसे पूछने के लिए, तो आपने पत्थर बरसा दिए। पत्थर बरसाने के बाद जो घर से आप शीशा तोड़ के आए थे, आपने कभी जिंदगी में नहीं सुना होगा कि पत्थर से बुलेट प्रूफ का शीशा टूट जाए। तो अगर पत्थर से बुलेट प्रूफ का शीशा टूट जाए तो फिर बुलेट प्रूफ की जरूरत क्या आपको? फिर तो आप पैदल चल के ज्यादा सेफ फील करेंगे। बिल्ली बिलाखिर थैले से बाहर आ ही गई। यानी हुक्मरान जमात ने मान लिया है कि बुलेट प्रूफ गाड़ी का शीशा पत्थर लगने से नहीं टूट सकता। तो सवाल ये कि इस बात की तहकीकात क्यों नहीं कराई गई कि मरियम नवाज की गाड़ी का शीशा पत्थर लगने से टूटा या उस पर फायरिंग की गई। बहुत से लोग ये कह रहे थे, खुद PMLN के लोगों ने कहा कि फायरिंग हुई है, लेकिन हुकूमत टस से मस नहीं हुई। तो ना तहकीकात कराई गई, ना ही मरियम नवाज को दोबारा पेशी के लिए बुलाया गया है। तो इसी से बहुत से शकूक व शुबहात पैदा होते हैं कि पहले क्यों बुलाया गया और फिर उन पर अटैक हुआ और अभी दोबारा क्यों नहीं बुलाया जा रहा। तो जहां तक एहतसाब और करप्शन रोकने का मामला है, तो इसका ताल्लुक मरियम नवाज और उनकी रैली से तो नहीं है। जो लोग रैलियों के बगैर भी पेश होते रहे हैं नैब के सामने, वो बड़े बड़े लोग थे, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, शाहिद खान अब्बासी, एहसन इकबाल, ये सब नैब के सामने पेश होते रहे हैं। तो क्या उनसे कुछ मिल गया है? उन पर करप्शन साबित हो गई है? तो नैब की पेशी को इस तरह जवाज बनाकर चीजें रूल आउट नहीं की जा सकती। यानी ना एहतसाब कर सकते हैं, ना करप्शन रोक सकते हैं, और उसका जवाब ये देते हैं कि मरियम नवाज अपने साथ लोगों को क्यों लेकर आ गई। तो अगर तो हुकूमत इस डर से एहतसाब नहीं कर पा रही कि उस पर एहतजाज होगा, तो फिर हुकूमत किस बात की? और अगर लोग नैब के सामने पेशी के वक्त लीडर के साथ आते हैं, तो ये तो लोगों का जमहूरी हक है। और आज हुकूमत की 2 साला कारकर्दगी के हवाले से मजीद कुछ वफाकी वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपनी कारकर्दगी के हवाले से बहुत सी बातें की। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको वो भी सुनवाएंगे कि वफाकी वज़रा की कारकर्दगी क्या है, हुकूमत की 2 साला कारकर्दगी क्या है और हुकूमत का स्टैंस क्या है। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं हूं इफ्तिखार काजी। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत होते हैं। आज वफाकी वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हुकूमत की 2 साला कारकर्दगी के हवाले से बहुत अच्छी अच्छी बातें की। तो ज़रा देखते हैं कि वज़रा ने क्या क्या फरमाया। कौम एक तरक्की की राह पे चल पड़ी है, इकॉनमी रिवाइव हो गई है, और जितनी भी अच्छी खबरें आ रही हैं वो अपोजिशन के लिए बहुत बुरी खबरें हैं। मुश्किलात जो थीं उसमें से बहुत में से हम निकल गए हैं, और इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि अब खुशहाली का दौर आने वाला है, जो कि शुरू भी हो चुका है। वज़ारत मवासिलात में हमने ऑस्टेरिटी जो प्राइम मिनिस्टर साहब की सादगी मुहिम है उसमें हिस्सा लिया और 750 मिलियन मतलब 75 करोड़ की हमने सेविंग की। मुल्क का एक शायद इदारा ऐसा है जो प्राइम मिनिस्टर साहब जिस तरह एहतिसाब माफिया को उन्होंने हाथ डाला हुआ है, तो हमने इसमें अपना हिस्सा डालते हुए 12 अरब 54 करोड़ की स्पेशल ऑडिट और ऑडिट करके रिकवरी की है। 12 अरब 54 करोड़ की। तो ये विजन हमने दिया। सेल्फ सस्टेनेबिलिटी के ऊपर हमारा रेवेन्यू 53 अरब से चला गया 103 अरब पे। 2 साल में 53 अरब से NHA का रेवेन्यू 103 अरब पे चला गया।
92.2% की ये इंक्रीज बनती है। और जब इमरान खान और पीटीआई का इमरजेंस हुआ था तो उस वक्त पाकिस्तान में पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी का जो गठजोड़ है उसके नतीजे में करप्शन तो इशू ही खत्म हो गया था। लोग कहते थे खाता है तो लगाता भी तो है, ये वो नैरेटिव था जो पाकिस्तान में चल रहा था। अब उसको 2 सालों में इमरान खान ने और जो काबीना है उन्होंने बदल दिया है इसमें कि ना खाता है और ना खाने देता है। सो पहले तो ये बड़ी कामयाबी है। दूसरी कामयाबी ये है कि जो अभी जाहिर है कि हमने जिस तरह से एक इकॉनमी को, जो एक इंपोर्ट इकॉनमी थी उसको चेंज किया और एक मैन्युफैक्चरिंग इकॉनमी जो है वो बना रहे हैं। तो अल्लाह करे ऐसे ही हुआ हो जैसा हुक्मरान जमात के वुज़रा ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान तरक्की की राह पर चल निकल रहा है, बड़ी अच्छी बातें हो गई हैं और 2 साल गुजर गए हैं, बड़ा मुश्किल वक्त था। लेकिन जो खबरें या इतलात हैं वो हुकूमत की 2 साल कारकर्दगी को अगर देखें तो कुछ इस तरह बताती हैं कि पेट्रोल और दीगर अजनास की कीमतों में इजाफा हुआ है, महंगाई और बेरोजगारी की शरह बढ़ी है और मुल्क की कर्जों में गैर मामूली इजाफा हुआ है। अब सरकारी इदाद-ओ-शुमार खुद ये कहते हैं कि पीटीआई हुकूमत के पहले माली साल में जो सनती शोबा था उसमें नेगेटिव ग्रोथ हुई, यानी जब कोरोना नहीं था पिछले साल तो नेगेटिव ग्रोथ 2.27 हुई, जबकि 2027 में ये शरह -2.6 हो गई, यानी और नेगेटिव हो गई। सनती शोबे में गिरावट के बायस तकरीबन 2 करोड़ अफराद बेरोजगार हुए, ये 2 साल में हुए हैं। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत में आने से पहले मुआशी ढांचे की तश्कील नो और मुल्क को तरक्की देने के और तब्दीली के बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन जब हुकूमत आई तो उसके बाद हमें यह नजर आया कि मईशत के हवाले से हुकूमत की मनसूबाबंदी इंतहाई कमजोर थी। तो मईशत का जो सफर है वो आगे जाने की बजाय पीछे शुरू हुआ और सुस्त रवी रही। वजीर खजाना बदले गए और IMF के पास ना जाने के बावजूद हम IMF के पास चले गए, जिसका नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान के बजट पर IMF नजरअंदाज हुआ। तो GDP की बात कर ले तो GDP 2018 में जो सरकारी इदाद-ओ-शुमार है उनके मुताबिक 5.53 था, लेकिन जिनकी हुकूमत थी वो कहते हैं जी 6% था। तो ये उस वक्त पाकिस्तान को कहा जाता था पाकिस्तान एक इमर्जिंग इकोनॉमी है और ये 2025 में दुनिया की 25 बड़ी मईशतों में शामिल हो जाएगा। तो उभरती मईशत का दर्जा हासिल करने के बाद, यानी उस वक्त जब ये सब चल रहा था तो पता चला नई हुकूमत आ गई, तो 2019 में मईशत गिर के एक साल में 1.91 पर पहुंच गई और मौजूदा साल में, यानी इस साल जो GDP है वो नेगेटिव है, -0.38। तो 2 साल कारकर्दगी अगर देखें तो चीजों की कीमतों में तो बेतहाशा इजाफा हुआ है, पेट्रोल से लेके हर चीज। अब मैं आपको एक चीज क्या गिनवाऊं, अब सबको पता है कि महंगाई कहां पहुंच चुकी है, लेकिन जो एक और पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ ने जो मंशूर में कहा था कि हम पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पर जो कारोबार है उसमें अपग्रेड करेंगे, यानी आलमी कारोबार की दर्जाबंदी में पाकिस्तान को हम 100वें नंबर पर ले जाएंगे। उस वक्त पाकिस्तान शायद 147वें नंबर पर था। तो इस साल कुछ 28 दर्जे बेहतरी हुई है और 108 नंबर पर पाकिस्तान आ गया है। लेकिन तवानाई के शोबे में दरपेश बहरान और ये जो इन्वेस्टर के लिए अनफ्रेंडली पॉलिसीज होती है ना, यानी वो एनवायरनमेंट ही नहीं बना जिससे कारोबार हो सके, तो उसकी वजह से अभी तक कारोबार उस तरह रिस्टोर नहीं हुआ। तो बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को बहुत कहा कि आए पाकिस्तान इन्वेस्ट करें और ये भी कहा कि जी आ रहे हैं, कोई $200 अरब ला रहा था, कुछ ला रहा था, लेकिन इन 2 सालों में जो अरबों डॉलर की रेल पेल के दावे किए जा रहे थे वो कहीं नजर नहीं आई। तरसीलात ज़र, रेमिटेंस, वो उसमें कोई फर्क नहीं आया, वो कभी अप कभी डाउन वो आती रही। बैरून मुल्क पाकिस्तानी कमाते रहते हैं तो पाकिस्तान में वो पैसा आता रहता है। अब भी ये कोरोना की जब लॉकडाउन था बहुत से मुल्कों में तो ये बहुत नीचे आया, लेकिन फिर इसका फ्लो अब कुछ बेहतर हुआ है। तो स्टॉक मार्केट और स्टेट बैंक के दाद-ओ-शुमार पर नजर आए तो नजर डालें तो उसमें भी बहुत तब्दीली आई है। स्टॉक मार्केट नीचे गिरी, अब कुछ थोड़ी सी बेहतर हुई है क्योंकि कोरोना खत्म हुआ है तो दुनिया में कारोबार शुरू हुआ है, तो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट थोड़ी बेहतर हुई है। लेकिन जब इंटरेस्ट रेट कम किया गया तो स्टेट बैंक से लोगों ने जो अपने डॉलर वॉलर वो निकाल लिए, तो इसमें काफी फर्क आया। अब अफरात ज़र पे आ जाए
तो फराते ज़र और मुआशी बदहाली की जो बड़ी वजह है वो मईशत की खराबी है, और उसकी वजह से जो आम आदमी है वो बहुत मुतासर हो रहा है। 2018 में जब तहरीक इंसाफ ने हुकूमत संभाली थी उस वक्त फराते ज़र 6.2 था, 2019 में ये बढ़कर 10.5 हो गया, जनवरी 2020 में इसकी शरह रिकॉर्ड 14.6% पर गई। इस दौरान अशियाए खुर्दोनोश की जो कीमतें खाने पीने की, इसमें बेतहाशा इजाफा देखा गया। 1-2 माह पहले ये नीचे आना शुरू हुआ है, तो अब हुकूमत के बकौल ये 9.3 है, जबकि गैर सरकारी इदाद-ओ-शुमार कहते हैं कि ये अब भी 12% पे खड़ा है। सनअती शोबा देख लें, जो भी कहा गया हम तरक्की की जानब जा रहे हैं और पता नहीं बहुत तरक्की कर रहे हैं। पाकिस्तान की मईशत में जो सनअती शोबा है वो 19% है। जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई थी तो पहले जो हमारा ग्रोथ रेट था सनअती शोबे में वो 4.61 था, पाकिस्तान तरक्की कर रहा था, और पीटीआई की हुकूमत के पहले साल में ये गिरा और गिर के 2.27% पर चला गया, 2.27% पर। 2020 में तो इसका बिल्कुल ही भट्टा बैठ गया और ये नेगेटिव में चला गया, तो 2.6% नेगेटिव चला गया। तो सनअती शोबा जिसमें गिरावट आ गई, ये वो शोबा होता है जिसमें बहुत सारी जॉब्स क्रिएट होती हैं। तो जब ये नेगेटिव में चला गया तो तकरीबन 2 करोड़ लोग बेरोजगार हुए हैं, फैक्ट्रियां बंद हो गई, बहुत सारे शोबे बंद हो गए, लोगों ने डाउन साइजिंग कर ली, राइट साइजिंग कर ली, चीज़ों को स्मार्ट कर लिया, कुछ ने बंद ही कर दिया। सबसे ज़्यादा बुरा असर पड़ा वो ऑटो इंडस्ट्री में पड़ा। ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी पाकिस्तान के अंदर, लेकिन ये बिल्कुल ही 70-80% इंडस्ट्री तबाह होकर रह गई। हुकूमत ने सनअती शोबे को थोड़ा यानी बूस्ट करने के लिए, सहारा देने के लिए कुछ स्कीमें इंट्रोड्यूस कराई हैं, जिनमें टर्म ट्रेड फाइनेंसिंग है और एक्सपोर्ट फाइनेंस स्कीम है, उसमें 3% पे सब्सिडाइज रेट पर कर्जे दिए जा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद जो है वो कोई बहुत ज़्यादा इसके अंदर तब्दीली नहीं आई। इसी तरह ज़रई शोबे की बात कर लें तो ज़रई शोबा एक बहुत बड़ा शोबा है, तो जीडीपी में इसका भी 19.31% हिस्सा है। 2017-18 में ज़रई शोबा 4% पे खड़ा था, जो कि तकरीबन कोई 12-13 साल के बाद यहाँ पहुँचा था, यानी 2005 और 4 के बाद 2017-18 में ज़रई शोबे में जो तरक्की हुई वो 4%, वो कोई इतने तवील अरसे के बाद 10-12 साल के बाद हुई थी, तो ये बुलंद तरीन सतह थी। पिछले साल ये 2.67 में चली गई, कम हुई, और उससे पिछले साल यानी 2019 में या 20 मिला के ये 0.58 पर चली गई। पानी की किल्लत हुई, ज़ेर काश रकबा कम हो गया, खाद की कीमतें बढ़ गई, किसानों ने खाद का इस्तेमाल कम कर दिया, आम फसलों की पैदावार में, ये सब कोरोना से पहले की बातें हैं। कोरोना के दौरान जो हमें नुकसान हुआ वो टिड्डी दल का हमला था। इससे जो फिगर सामने आए हैं उनके मुताबिक तकरीबन 800 अरब रुपए का नुकसान हो चुका है। सर्विसेज को देख ले तो सर्विसेज का शोबा पाकिस्तान का 62% है, और तहरीक इंसाफ के इक़्तिदार में आने से पहले ये शोबा 6.35% की शरह से तरक्की कर रहा था। तो जैसे ही नई हुकूमत आई है 2019 में ये 3.75 में चला गया, यानी 3.25% हो गया, और इस साल ये मनफी 0.59 पे खड़ा है, यानी आधा पॉइंट मनफी खड़ा है। तो ये सूरत हाल है। तो पहली बार ये पाकिस्तान खिदमात के शोबे में मनफी पे गया है, और इसका सेहरा भी हुक्मरान जमात के सर है। इसके अलावा जब कोरोना आ गया और लॉकडाउन लगा तो इसने तो बिल्कुल ही भट्टा बिठा दिया ना, जिसका सीधा असर जो सबसे पहला पड़ा वो लोगों की जॉब से पड़ा है, बेरोजगारी में इजाफा हुआ है। तो खिदमात के शोबे में पहली दफ़ा पाकिस्तान को नेगेटिव देखने को मिला, और जीडीपी भी पहली दफ़ा नेगेटिव हो गया। तो सनअती शोबे में होलसेल और रिटेल ट्रेड मनफी 3.42% और मवासलात में मनफी 7.13% गिरावट देखने को मिली है। अभी ये मुरासिद कुछ बता रहे थे, लेकिन उनको ये फिगर भी देखने चाहिए। पर कैपिटा आमदन जो है वो 2008-9 में, यानी आज से 10 साल पहले $1026 थी, जिसमें इजाफा होता रहा, और आखिरी माली साल पिछला जो था इसमें सरकारी इदाद-ओ-शुमार कहते हैं $1652 थी, वर्ल्ड बैंक कहता है को $1300-1400 थी, तो लेकिन इतनी थी। लेकिन अब जो रिपोर्ट्स हैं पिछले 2 साल में ये गिर गई है। तो माशी तरजली और पैसे की कदर में तेजी से गिरावट फीकस आमदन में कमी की वजह बनी है, और तहरीक इंसाफ के पहले जो पहला साल था
उसमें कामों के 1455 में गई और अब ये $1355 पर पहुंच गई। ये सरकारी दायरेशुमार है, कल भी मैंने कुछ फिगर बताए थे, उनमें भी थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क था, लेकिन वो वर्ल्ड बैंक और दूसरे इदारों के थे। ये खुद हुकूमत के फिगर्स हैं। अगर आप कंपेयर करें अपने नेबर से तो 2008 और 9 में जो इंडिया में फीकस आमदनी थी वो $1049 थी, पाकिस्तान में ज़्यादा थी। बांग्लादेश में $728 थी और 2019 में पाकिस्तान में जो फीकस आमदन है वो तकरीबन $329 बढ़ के 1400 हो गई। भारत की फीकस आमदन $1123 जो कि बांग्लादेश की 1339 पर पहुंच गई है। तो 2009 और 8 के मुकाबले में जो बांग्लादेश की फीकस आमदन है वो पाकिस्तान के मुकाबले में तकरीबन $712 जो बढ़ गई। तो ये जो आपके आसपास मुल्क है वहाँ भी तो सूरत हाल ऐसी है, वो भी इसी खित्ते के मुल्क हैं, लेकिन वहाँ तरक्कियाँ हो रही हैं। तो पिछले 2 साल में बहुत सी चीज़ें नेगेटिव में चली गई हैं। बजट खजाना जो 2017-18 में 2260 अरब था, जो GDP का 6.6% था, वो पिछले दौरे हुकूमत में, पिछले तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में पहला साल जो 2019 था उसमें ये 3336 अरब रहा और 2018-19 में ये बजट खसारा 3444 अरब था उससे पिछले साल में। और माली साल 2019-20 में जो करंट चल रहा है इसमें बजट खसारा GDP का 8.1% था और माली साल 2018-19 में ये 8.9% था, जो पिछली 4 दहाइयों में सबसे ज़्यादा है। गुज़श्ता साल माली साल हमने 2480 अरब रुपए के मुकामी कर्जे लिए और कुछ 8-9 हज़ार अरब रुपए के हमने बैरूनी कर्जे लिए, तो 10-12 हज़ार अरब के कर्जे हमने इसमें इजाफा किया हुआ है। करंट अकाउंट खसारा जो सबसे अहम काम है तहरीक इंसाफ का, वो बहुत कम हुआ है। जब हुकूमत आई थी तो उस वक़्त ये कोई $19 अरब का रिकॉर्ड खसारा था, जो कि तारीखी बुलंद सतह थी। जो मैंने आपको बताया कि क्यों हो रहा था, डेवलपमेंट हो रही थी, तरक्याती काम हो रहे थे और पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग हो नहीं रही थी, चीज़ें बाहर से आ रही थी। तो वो 1-2 साल जो है यानी 2017 और 2016 ये 2 साल हैं जहाँ ये बढ़ा, और फिर उसके बाद जब काम रुक गया तो जाहिर है वो बंद हो गया। लेकिन चूंकि इसके करंट PTI लेती है, PTI की हुकूमत आई, काम बंद हो गए तो वो करंट अकाउंट खसारा भी कम हो गया, इंपोर्ट बिल भी कम हो गया। तो 2018-19 में ये कम होकर 13.50 यानी $13.5 अरब पे था और इसमें मजीद कमी आ गई 2019-20 में और अब ये $2.97 अरब पर आ पहुंचे। तकरीबन $3 अरब का करंट डेफिसिट है, तजारती डेफिसिट। तो 85% कमी हुई है। क्रेडिट दे सकते हैं आप हुकूमत को, लेकिन चूंकि काम ही नहीं हो रहे तो फिर क्रेडिट तो जाहिर है वो अपना इंपोर्ट होनी नहीं थी। तो तजारती खसारा जो है ये तहरीक इंसाफ का क्रेडिट है, इसको ज़रूर देना चाहिए। बरामदात जो कि $25 अरब थी जब हुकूमत आई है, तो अब माली ये 2018-19 में इसको कहा जाता है कि ये और कम हुई। 2018-19 में मुल्क की कुल दरामदात $52 अरब थी, बरामदात $24 अरब थी। तो गुज़श्ता साल जब ये तजारती खसारा कमी के साथ $20 अरब तक आया तो इसे हुकूमत की कामयाबी समझा जाता है। बरामदात $42 अरब, दरामदात 42 और बरामदात $22 अरब रही। तो माली साल 2019-20 में तजारती खसारे में कमी की एक बड़ी वजह वो दुनिया के साथ जो हम कट आउट हो गए, मुआशी सुसरवी थी, दरामदात में नुमाया कमी हुई। तो माहाना जो दरामदात है वो $4 अरब से कम रही। डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर तहरीक इंसाफ के इक़्तिदार में आने से पहले मार्केट में फी डॉलर 123 रुपए की, यानी जब पिछली गवर्नमेंट गई डॉलर 123 का था। तो पिछले 2 साल में ये डॉलर कीमत बढ़ी है और अब तकरीबन 166 के या 168 के आसपास ये फ्लैक्चुएट करता रहता है। तो यानी 2 साल में डॉलर की कीमत में 37% इजाफा। तो ये मोटी मोटी बातें मैंने भी आपको बताई हैं, लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं वो तो आपको पता ही है। तो हुकूमत की अपनी वक़्फ़ ये है कि ये सब कुछ हमने कवर कर लिया है और अब हम आगे बढ़ें तो अच्छी बात है। ये जितना आज फिगर दिए इनको याद रखें, अगले साल ये हुकूमत इन फिगर्स को सामने रख के अगर अपनी ग्रोथ शो करती है तो मोस्ट वेलकम और होनी भी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे मज़ीद खबरों तबसर तज़ियों के साथ। प्रोग्राम इख्तिलाफ़ राय से इफ्तिखार काज़मी को इजाज़त दें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए।